Hello students, good morning. Today we are going to start topic number 4.11. 4.11, that is your uniform circular motion. इसमें एक दो चीज़ में बिफोर स्टार्टिंग में एक दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ एजम्पशन है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है एक सर्किल के चारों ओर घूम रहा है जिसकी रेडियस r है, ये इसके चारों ओर जो घूम रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, उस कंडीशन में हमारा एम है कि जो इसका जो एक्सेलरेशन है, जिसकी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन हमेशा बदलती रहती है, इस वजह से वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा और इस एक्सेलरेशन की हम मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जो चारों ओर जो ये घूम रहा है ऑब्जेक्ट रेडियस r सर्कुलर पाथ में, उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम बोलेंगे आपका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो वो भी हम निकालेंगे। हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं ओमेगा, और ये एक ऑब्जेक्ट एक राउंड लेने में जितना समय लेता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड, यानी कि टाइम टेकन बाई एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ इज नोन एज टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल T। और इसी की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, उसे हम न्यू से इंडिकेट करेंगे, न्यू इज इक्वल टू 1/T। इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो, ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ हो गया। इसमें सेंटर ये हो गया C, ये मान लो ये R है और ये मान लो R' है जो कि पोजीशन वेक्टर है। ये मान लो एंगल आपका थीटा है। मेरा ख्याल है थोड़ा डायग्राम इधर बनाना चाहिए था, सो दैट वी कैन इंडिकेट ऑल द थिंग्स। ये R, ये R' और ये इनके बीच में मान लो एंगल है डेल्टा थीटा, और ये इनका बाइसेक्शन है, ये इनका बाइसेक्शन मतलब आधा इधर है आधा इधर है। ये P' पॉइंट मान लो, ये P मान लो। ये चीज़ ये याद रखना, ये चीज़ है आर्क ऑफ द सर्किल, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये स्टेट, यहाँ से यहाँ तक है ये डेल्टा R, और अगर हम इसे डेल्टा V माने रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी, जो कि इस डायरेक्शन में V है, इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर V' है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो डेल्टा V है। इस I H और ये आपका V' हो गया। ये जो वेलोसिटी है ये आपका V हो गया, और
ये पॉइंट हो गया जी, ये वही एंगल है डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। इन चीज़ों को याद रखना, और ये याद रखना है ये किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। टेंजेंशियल मतलब सेंटर से ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 90 डिग्री है। ऐसे ही ये भी टेंजेंशियल पार्ट है, वी डैश भी इस सेंटर से 90 डिग्री बनाता है। अच्छा, अब इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि जब इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो हम आर और आर डैश क्यों लिख रहे हैं। ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि जिससे कि हम अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम समझ जाएं। वैसे ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये r इज़ इक्वल टू आर डैश है, लेकिन हमें अपना स्टडी करनी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, इस वजह से हम फिलहाल r और r डैश ले रहे हैं। आई थिंक देयर्स यू मस्ट नॉट हैव एनी डाउट इन दिस। अच्छा, नाउ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि एक सर्कुलर पाथ में जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चलता है तब हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, माना कि एक ऑब्जेक्ट है और इस जो कि सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए लेट आर एंड आर डैश आर द पोजीशन वेक्टर्स। ये पोजीशन वेक्टर है, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें कोई शक मत करना, ये आगे चल के हम देखेंगे कि इक्वल टू कैपिटल आर है, दोनों ही, ये भी और ये भी पोजीशन वेक्टर्स। एंड वी डैश आर द वेलोसिटीज एट पॉइंट पी एंड पी डैश रेस्पेक्टिवली। वी नो velocity at a point is along the tangent at that point in the direction of motion। इसका क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट। जो वेलोसिटी है इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट होगी, मतलब इसे टच करती हुई इस तरीके से इस हिसाब से जाएगी कि वो सेंटर से 90 डिग्री बनाए। सो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड वी डैश इज परपेंडिकुलर टू आर डैश, यानी कि ये 90 डिग्री यहाँ पर भी बना रहा है, यहाँ पर भी बना रहा है। देयरफॉर हेंस डेल्टा वी इज परपेंडिकुलर दिस डेल्टा वी। ये डेल्टा वी कहाँ से आया, रिजल्टेंट ऑफ वी एंड वी डैश। वी एंड वी डैश का रिजल्टेंट है डेल्टा वी इज परपेंडिकुलर टू आर डैश, ये डेल्टा आर, ये है डेल्टा आर। अगर आप इसे एक्सटेंड करेंगे, इस एंगल का ये बाइसेक्शन है, मीन्स इन बिटवीन है, तो अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डेल्टा आर पर, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है आर और आर डैश का, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन हम लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन ए बार इज इक्वल टू, ये हमें पता है, ये होता है dv अपॉन dt। सो देयरफॉर एवरेज एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर। तो इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन से दैट जो एवरेज जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द आर। लेट डेल्टा वी इज एट द बाइसेक्शन ऑफ आर एंड आर डैश। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम मानकर चल रहे हैं कि जो डेल्टा वी है वो आर और आर डैश के बाइसेक्शन पे, मतलब बीचों बीच है। एंड बाइसेक्शन ऑफ आर एंड आर डैश एंड डेल्टा वी इज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। जो डेल्टा वी है उसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर है। इफ़ वी डिक्रीज डेल्टा टी टुवार्ड्स जीरो, वही जो चीज़ हमने पहले पढ़ी है, डेल्टा टी को हम धीरे धीरे जीरो की ओर क्यों ले जाते हैं, जिससे कि हमें इंस्टेंटेनियस थिंग्स मिल जाएं,
इंस्टेंटेनियस थिंग्स मतलब या तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाए या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाए ये। तो जहाँ पर भी एवरेज आएगा, अगर हम उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल लिए तो हमें डेल्टा टी को धीरे धीरे जीरो की ओर ले जाना है, जिससे कि हम उस एग्जैक्ट पॉइंट पर उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकें। ये हमने पहले भी देख रखा है। सो इफ़ वी डिक्रीज डेल्टा टी टुवार्ड्स जीरो, द एवरेज एक्सेलरेशन एंड डेल्टा वी, ये डेल्टा वी डायरेक्ट्स टुवार्ड्स द सेंटर, ये दोनों ही दे विल बी डायरेक्टिंग टुवार्ड्स द सेंटर and average acceleration become instantaneous acceleration. It will become instantaneous acceleration when delta t is decreasing, means slowly it is tending towards zero. वही मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे जैसे हम जीरो को डेल्टा टी के टाइम को कम करते चले जाएंगे, जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में बदल जाएगा। यानी कि इट मीन्स दैट वी आर कैलकुलेटिंग नाउ एक्सेलरेशन एट वन पॉइंट। नाउ एक्सेलरेशन अच्छा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। एंड दिस एक्सेलरेशन ऑलवेज, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर। ये ऑलवेज हमेशा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है एंड डेल्टा भी टुवर्ड सेंटर है, इसीलिए ये जो एक्सेलरेशन है हमारा वो भी सेंटर की ओर हमेशा रहेगा। दैट मीन्स ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। अभी इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, लेट अस से इट इज इक्वेशन नंबर ए। As V and V dash are always perpendicular to R and R dash, ये V और V dash हमेशा इस R पर, ये V परपेंडिकुलर है और ये V dash R dash के पर परपेंडिकुलर है। Therefore angle between V and V, therefore angle between V and V dash is also delta theta। इसका मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन ये एंगल भी डेल्टा थीटा ही रहेगा वी और वी डैश के बीच में, जैसा कि आर और आर डैश के बीच में था। देयरफॉर ट्राइंगल सी पी पी अच्छा है ऑलवेज परपेंडिकुलर आ रहे हैं, देयरफॉर एंगल बिटवीन वी एंड वी डैश इज ऑल्सो डेल्टा थी। देयरफॉर ट्राइंगल सी पी पी डैश, ये वाला सी पी पी डैश, इस ट्राइंगल के अनुसार एंड जी एच आई, जी ट्राइंगल जी एच आई के अनुसार अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, थोड़ा इनकी मैग्नीट्यूड में अंतर आएगा, अदरवाइज दे आर सिमिलर। दैट्स वाई हैंस डेल्टा वी मैग्नीट्यूड अपॉन वी इज इक्वल टू मीन्स सिमिलर डेल्टा आर, यानी कि रेशो अपॉन आर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डेल्टा आर अपॉन आर। ये याद रखना, ये आगे काम आएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया, एक्चुअली इसकी रेडियस है, सर्किल की रेडियस है, सर्किल रेडियस इज इक्वल टू आर। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये हम अपने एनालिसिस के लिए हमने लिखा है, जिससे कि हम अपनी
इसको पूरी सब सारी चीज़ को समझ सकें। नाउ पुट दिस, पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा V मैग्नीट्यूड in equation 1, in equation A, we get magnitude of A is equal to limit delta t tends to 0 V delta V अपॉन R डेल्टा टी। ये कहाँ से आया? इक्वेशन ए को देखिए, यहाँ पर डेल्टा V की वैल्यू है V डेल्टा R, ये डेल्टा R है अपॉन R, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हमारे पास आएगा V डेल्टा R, ये R है अपॉन इस R की जगह हमने ये जो एक्चुअल रेडियस है वो रख दी है और ये डेल्टा टी यहाँ पर आ गया। दिस इज वी आर कॉलिंग दिस वन एज इक्वेशन नंबर बी। इट कैन बी रिटन एज और इट विल बी इक्वल टू V अपॉन R, ये V अपॉन R हमने इधर लिख लिया, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हमारे पास बचा डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर अब ये आपका डेल्टा टी और डेल्टा थीटा अगर बहुत छोटे हैं, ये याद रखना बहुत छोटे हैं, इफ़ डेल्टा टी एंड डेल्टा थीटा आर वेरी स्मॉल, then in that case P डैश, ये P से P डैश, ये हमारे पास डेल्टा आर है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू V डेल्टा टी। ये कहाँ से आया है? ये डिस्टेंस है, मीटर में होगा, और मीटर या सेंटीमीटर वाट एवर इट में भी। तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई वेलोसिटी और टाइम से कर दें तो ये हमारे पास ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इज इक्वल टू दिस वन। लेकिन ये बोलता है फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा टी एंड डेल्टा थीटा, अगर ये बहुत छोटे हैं, इस केस में जो पी डैश जो डेल्टा आर है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू इसके हो जाएगा, और V इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। यानी कि अगर इसे आप इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, एंड इट इज़ नथिंग बट द फॉर स्मॉल वैल्यूज़, यही जो ऑलमोस्ट था फॉर स्मॉल वैल्यूज़, ये विल बी इक्वल टू V, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी इज़ इक्वल टू V। इसका मतलब ये हो गया। यानी कि यहाँ पर जो ऑलमोस्ट इक्वल था, अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा है, उस केस में ये डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। यानी कि इसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल सकते हैं। इनको याद रखना, इक्वेशन नंबर ए और बी को, ये हमारे अभी और काम आएंगे। देयरफॉर सो क्योंकि अब टाइम कम हो गया है, इसलिए जो हमारे पास जो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन ACCLERA, एक्सेलरेशन जो था, नाउ इट विल बिकम AC, क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है ऑलवेज सेंटर की ओर रहता है, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपेटल
सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये ऑलवेज इट इज़ डायरेक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, दैट्स वाई नाउ वी विल कॉल दिस एक्सेलरेशन एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, which will be equal to this AC is equal to V square upon R. Let us say this is equation number C. This is equation number C. So now एक्सेलरेशन को कैसे, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज दैट it is the acceleration defined as definition it is acceleration of an object that moves with velocity v in a circle of radius r, has magnitude always v स्क्वायर अपॉन आर। ये याद रखना कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा आर की ओर रहती है। ये ऐसा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, जो कि वेलोसिटी, जो एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी v से चल रहा है, जो कि हमेशा रेडियस ये सर्किल के सेंटर की ओर रहता है, जिसकी मैग्नीट्यूड हमेशा v स्क्वायर अपॉन आर रहती है। तो ये हमें मिला कहाँ से है? ये हमें मिला था कि जो हमारे पास जो वैल्यू थी ये वाली, लिमिट डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी, ये जो हमारे पास मिला था, इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन बी में रख देते हैं, हमारे पास इक्वेशन बी कौन सी थी? वो ये थी, ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये जो है ये हमारे पास था v डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा टी। अब इसकी जगह जो आप v की जगह जो आप रख रहे हैं, ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इसकी जगह आपने ये v रख दिया है। इसकी जगह आपने v रख दिया है, तो आपको ये मिल जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर, जबकि ये AC है, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। डेफिनीशन हो गई, ये हो गया। और इसकी ये क्या है, ये मैंने बता ही दिया है, दैट इट ऑलवेज डायरेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ AC। नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ AC इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ये मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहती है। वो कितनी थी? v स्क्वायर अपॉन आर, ये मैग्नीट्यूड थी। एंड आर जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, आर ऑलवेज कांस्टेंट। ये
आपका ये प्रॉपर्टी एक हमें ये मिल गई। नंबर 2, या प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं कंक्लूजन, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सही रहेगा, कंक्लूजन। दूसरा बोलता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज़ नॉट कांस्टेंट वेक्टर एज इट्स डायरेक्शन ऑलवेज चेंज एंड रिमेन्स ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। क्योंकि ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इसकी डायरेक्शन हमेशा बदलती रहती है, डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस, डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस एंड रिमेन्स टुवर्ड्स सेंटर, that's why it is not a constant vector, it is not a constant vector। ये याद रखना, ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी तो है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, अब इसे हम जो हमारा सेंट्रीपेटल जो एक्सेलरेशन है उसको हम एंगुलर स्पीड में लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड क्या है हमारी? ओमेगा। ओमेगा को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ओमेगा इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ डेल्टा थीटा टू डेल्टा टी। और आपका ये डेल्टा थीटा को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा थीटा है एंगुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम एंगुलर स्पीड। तो ये हमारे पास एक डेफिनीशन आ गई। सो लेट ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो ऑब्जेक्ट है वो मान लो हमारा यहाँ से चला था P से और P डैश तक आया है, तो इस दूरी को P से P डैश, ये याद रखना आर्क है, ये वाली दूरी नहीं ले रहे हम ये वाली ले रहे हैं। ये जो दूरी है ये, इसे हम मान लो S बोलते हैं, इसे मान लो हम बोलते हैं डेल्टा S। ये इज इक्वल टू है P डैश आर्क, जो कि ये, इसे हम डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्टेंस। सो डेल्टा, इसे हम डिस्टेंस बोलेंगे, और डेल्टा S जो ऑब्जेक्ट है हमारा, डेल्टा S दूरी चलता है इन डेल्टा टी सेकंड में, यानी कि आर्क पे जो चलता है ये डेल्टा टी सेकंड में चलता है। सो दैट्स वाई वी कैन से V इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी। इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, इस आर्क अपॉन डेल्टा टी कर दें तो हमारे पास ये इसकी वेलोसिटी या स्पीड आ जाएगी। बट जो हमारा डेल्टा S है दैट इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाई डेल्टा थीटा। ये जो डेल्टा S है ये इसके बराबर होता है, और ये हमारा जो वेलोसिटी है वो इसके बराबर होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड दिस वी कैन से, अगर S की वैल्यू आप यहाँ पर रख दें, इन दैट केस यू विल गेट S की वैल्यू यहाँ पर V इज इक्वल टू R डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब R तो हमने यहाँ पर रख लिया, लेकिन इसकी डेफिनीशन क्या है, ये क्या चीज़ बताता है? यहाँ पर देखिए, ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है आपका ओमेगा के बराबर। तो जो वेलोसिटी है हमने एंगुलर जो वेलोसिटी या स्पीड है उसकी टर्म्स में लिख दी। ना एक हमारे पास इक्वेशन जो हमने इक्वेशन सी थी वो थी हमारे पास AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R।
इस बेस पर हम v की वैल्यू अगर इसे रखें तो उस केस में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी जगह ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर से आर कट जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू योर आर ओमेगा स्क्वायर। तो हमने जो AC सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है वो हमने एंगुलर स्पीड की टर्म्स में लिख दिया है, इसे हम इक्वेशन डी बोल देते हैं, इक्वेशन डी। नाउ लेट टाइम टू ट्रेवल ए फुल राउंड ऑफ सर्किल इज टी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि माना ऑब्जेक्ट को पूरा एक राउंड लेने में टाइम टी लगता है, विच इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड, एंड इसकी जो अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो 1/t विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड t है, और न्यू जो इसकी सर्कुलर पाथ की जो फ्रीक्वेंसी है, सर इसमें क्या बोलेंगे हम कि एक सेकंड में कितने राउंड लगाए हैं, या सिंपली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, ये आ जाएगा। इन टाइम पीरियड t इट कवर्स डिस्टेंस 2πr। अब ये बात यहाँ पे एक बार ये याद रखने की बात है कि ये जो है एक राउंड में जितनी दूरी तय की है तो हमें मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के अनुसार पता है कि उसको हम बोलते हैं जो डिस्टेंस जो कवर करेगा एक t टाइम में, दैट विल बी इक्वल टू 2πr। ये डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस 2πr, ये हमें पता है। तो इसके अनुसार हम इसे v की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr/t। ये कहाँ से आया, ये दूरी हो गई, और ये क्या है, टाइम पीरियड है, मतलब टाइम। तो ये वेलोसिटी हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस, और वी कैन राइट 1/t हमारे पास है न्यू, तो हम इसे 2πr न्यू भी लिख सकते हैं। बट ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है, या इसे हम लिख सकते हैं 2π न्यू भी लिख सकते हैं। सो पुट दिस वन इन इक्वेशन नंबर डी। जो ये ओमेगा की वैल्यू है अगर हम इस इक्वेशन में लिखें, देन AC विल बी इक्वल टू 4π² न्यू स्क्वायर r, और इट कैन बी रिटन एज 2π² r/t²। जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं, इन चीज़ों को याद रखना। थ्योरी पार्ट इज़ फिनिश्ड, नाउ लेट अस टेक 1 or 2 एग्जाम्पल सो दैट थ्योरी थोड़ी आपको क्लियर हो जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखना कि ये अगर आपको मैथमेटिक्स में मास्टर बनना है, यानी कि न्यूमेरिकल्स में मास्टर बनना है, तो आपको फॉर्मूले याद ही नहीं करने, उनका न्यूमेरिकल में प्रयोग करना है। जब तक आप न्यूमेरिकल में प्रयोग नहीं करेंगे, आपको सही समय पर सही फार्मूला कहाँ पर अप्लाई करना है वो आपको याद नहीं रहेगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं 4.10। ये बोलता है एन इंसेक्ट मतलब कोई कीड़ा, वो जो एक सर्कुलर पाथ में फंस जाता है और वो इसके चारों ओर घूमता रहता है। सर्कुलर ग्रुप ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.12 मीटर है अगर ज़रूरत पड़े तो। और ये जो है 7 राउंड ले लेता है इन 100 सेकंड। राउंड्स लेता है, रिवोल्यूशन है 7, कितने टाइम में, जो टाइम है वो 100 सेकंड में, 100 सेकंड में ये 7 बार इसके चक्कर लगा देता है सर्कुलर पाथ में। तो ये बोलता है, क्वेश्चन ए है व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड, यानी कि एक तो हमें ओमेगा निकालना है और लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन, और हमें वी निकालना है। तो हमारे पास सीधा फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ये है इक्वल टू 2π में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और यहाँ पर इसका t कितना आएगा, टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना है, टाइम पीरियड, यानी कि एक राउंड में कितना समय लगा, एक राउंड में कितना समय लगा, तो वो आपका हो जाएगा
100/7। तो एक राउंड में जो भी यहाँ पर आएगा इतने सेकंड आपको टाइम लगेगा। इस टी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 100/7। ये अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.44 रेडियन पर सेकंड। दूसरा बोलता लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है इक्वल टू दिस वन। ये वैल्यू यहाँ पर रख ली है 0.44 रेडियन पर सेकंड। ये याद रखना, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है उसका जो वो है यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है। 0.44 मल्टीप्लाई बाई 12 सेकंड विच विल बी इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपका, और इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में भी। अगर यहाँ पर 0.12 ये 0.053 मीटर पर सेकंड भी आ जाएगा। अच्छा, दूसरा पार्ट बोलता है बी। ये कहता है इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर। ये बोल रहा है कि जो एक्सेलरेशन है क्या वो कांस्टेंट वेक्टर है? तो सीधे नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। दैट रिमेन्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अच्छा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन की हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है। मैग्नीट्यूड यानी कि ए इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर आर। चलो पहले इसे देख लेते हैं क्या था। ये कांस्टेंट वेक्टर है यानी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्किल एट एवरी पॉइंट। जैसा कि हमें पता है कि ये हमेशा टेंजेंट रहता है, मतलब ये हमेशा चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो ये टेंजेंट होता है, जो कि सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ऑलवेज रिमेन्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये हमेशा डायरेक्शन बदल रहा है। ये टेंजेंट इसको बोलते हैं, जो इसको टच करती हुई लाइन सीधी जाती है वो, और जो इससे सेंटर से 90 डिग्री बनाए उसको हम टेंजेंशियल कंपोनेंट बोल देते हैं। सो टेंजेंट टू द सर्किल एट एवरी पॉइंट द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सर्किल ऑफ द सेंटर। सिंस दिस डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन हियर इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। जैसा कि हमने पहले बता दिया है। तो इसकी अब वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या आएगी? ओमेगा की हमें पता है 5.3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 12, ये आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। ओमेगा का ये है, अमेन टू रीड 0.44 का होल स्क्वायर 12 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस हो गई। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आपका हो गया एग्जाम्पल। एक अपनी बुक के लास्ट पेज पर जाइए, लास्ट पेज मतलब इस चैप्टर के लास्ट पेज पर जाइए। वहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन बोलता है, ये है आपका, अपनी बुक खोल के देख लेना, क्योंकि मैं सारे एक्सरसाइज नहीं ले सकता हूँ, एक दो ही ले सकता हूँ मैं एग्जाम्पल। ये बोलता है, मैं पढ़ के बताता हूँ। ए बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल हिट्स ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे बाई एडजस्टिंग its angle of projection can one hope to hit the target 5 km away? Assume the nozzle speed to be fixed and then neglect the air resistance। ये इसका मैं सीधा मतलब बता देता हूँ। इसका ये है आपका 4.29 ये आपकी बुक में क्वेश्चन है। ये कहता है कि अगर आप किसी आदमी ने यहाँ से कोई वेलोसिटी है, जो वो वेलोसिटी v से थ्रो किया और ये कहीं पर इसने टच किया। अब ये बोलता है कि अगर इसके एंगल को हम बदल दें, कितना कर दें? पहले फेंका था 30 डिग्री पे, और अब जो है हमें ये निकालना है, ये 30 डिग्री पर किया था फायर। अब ये बोलता है दूसरे केस में कि अगर स्पीड तो वही रहे, इस कंडीशन में इसने 3 किलोमीटर चला था विद ए स्पीड ऑफ, ये 3 किलोमीटर पर किया था, जबकि 30 डिग्री पर इसे बुलेट को फायर किया था, बंदूक से गोली निकली थी। ये बोलता है कि क्या ये 5 किलोमीटर पर जा सकता है बाई एडजस्टिंग द प्रोजेक्शन। अगर हम इस एंगल को थोड़ा सा कम या ज़्यादा करें तो क्या ये
5 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर कर सकता है या नहीं। तो आप फिलहाल ये सोच रहे होंगे कि हाँ ऊपर नीचे करके देखेंगे तो पहुंच जाएगा, लेकिन अब हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये पहुंचेगा भी या नहीं। तो हमारे पास है एंगल दे रखा है थीटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। डिस्टेंस दे रखा है, ये मान लो ये मान लो क्या ये है ही, और जो दूसरा D1 है या D2 है वो 5 किलोमीटर तक हमें पहुंचाना है, पहुंचेगा या नहीं ये हमें पता करना है। तो इसके लिए वी हैव R इज इक्वल टू, R मतलब डिस्टेंस, उससे कंफ्यूज मत हो जाना रेडियस से, R इज इक्वल टू V0 स्क्वायर, ये डिस्टेंस है यहाँ पर R V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। ये हमारे पास 3 है, 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास V0 स्क्वायर है, मान लो कोई स्पीड वो वेलोसिटी हो, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन G हमारा है स्टैंडर्ड 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे V0 की, देन इट विल कम अच्छा ये इसमें इसे G रख लेते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी V स्क्वायर अपॉन G इज इक्वल टू 2√3। दूसरे केस में हमें 5 किलोमीटर की रेंज चाहिए और वेलोसिटी इतनी ही रहती है, वेलोसिटी को हमें चेंज नहीं करना, G इतना ही रहता है। अब हमें यहाँ पर इस थीटा को कैलकुलेट करना है कि अगर इसको एंगल को दूसरा किस तरीके से आगे या पीछे किया जाए कि ये 5 किलोमीटर चल दे। तो हमारे पास V स्क्वायर अपॉन G की वैल्यू 2√3 है, 5 इज इक्वल टू 2√3 साइन 2 थीटा। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1.4434। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है क्रूशल पॉइंट। अब इसे देखकर आप क्या समझते हैं? इसे देखकर हमें पता है, हमने पढ़ रखा है कि साइन की वैल्यू हमेशा अधिकतम मैक्सिमम 1 होती है, 1, और ये है 1 से ज़्यादा। तो इसका मतलब ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। अगर ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, इट मीन्स बुलेट कैन नॉट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर बिकॉज इट इज़ नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ साइन वैल्यू विच इज़ मैक्सिमम 1। मेरा ख्याल है ये क्लियर हो गया होगा। सो ये मेरा विचार से क्लियर हो गया होगा। एक और मैं इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेता हूँ आपका है 4 पॉइंट, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन ये बोलता है, या आपने पहले पढ़ रखा है, वो है फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं। क्वेश्चन है 4.32 आपकी बुक का है। ये बोलता है शो दैट, एक क्वेश्चन ये बोलता है शो दैट फॉर ए प्रोजेक्टाइल द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस और कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, उसके बीच का जो एंगल है थीटा, वो एंगल थीटा टी, वो हमें प्रूव करना है इसके बराबर इनवर्स tan V0y माइनस GT अपॉन VOX। ये क्या है? VOX है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में वेलोसिटी है, VOY है Y डायरेक्शन में वेलोसिटी VOX। तो हमें ये फॉर्मूला लाना है, कैसे आएगा? इसके लिए हमारे पास बहुत सीधी सी इक्वेशन है। VOX हमारे पास होता है V0 cos थीटा, और दूसरा होता है हमारे पास ये पीछे देखना आपको ये इक्वेशन मिल जाएंगी, V0 sin थीटा
0, ये हमारे पास इक्वेशन पहले से ही है, माइनस GT। तो अगर ये इनको सॉल्व करेंगे, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को अगर आप लाएंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू है VOX अपॉन V, और साइन थीटा की वैल्यू है VOY प्लस GT अपॉन V0। इससे ये वैल्यू आ गई, इससे ये वैल्यू आ गई। अब इसमें V0 से V0 कट जाएगा, तो वी विल गेट VOY प्लस GT अपॉन VOX, और थीटा इज इक्वल टू इनवर्स tan VOY प्लस GT अपॉन VOX। अब एक डाउट है यहाँ पर, ये अगर आपको ये डाउट, मेरी ओर से तो ये सही है, लेकिन ये बुक में आंसर दे रखा है इनवर्स tan, जो प्रूव ये यहाँ पे माइनस दिखा रखा है, मेरे अनुसार ये प्लस आना चाहिए। अगर आपको इससे बेहतर सॉल्यूशन मिलता है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन ऑल्सो रेक्टिफाई माई सेल्फ। दूसरा बी पार्ट बोलता है कि हमें प्रूव करना है शो दैट दी प्रोजेक्शन एंगल θ0, ये जो θ0 एंगल था ऑफ एन प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड फ्रॉम दी ओरिजिन इज़ गिवन बाई, जो θ0 है प्रोजेक्शन पे, वो ऐसे भी दिया जा सकता है फॉर मैक्सिमम हाइट अपॉन r, ये ऐसे भी दिया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे पास HM की इक्वेशन, मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन है V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ0 अपॉन 2g, ये हमारे पास इक्वेशन है। एंड हमारे पास एक और वैल्यू है r, जो यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा वो उसकी वैल्यू है V0 स्क्वायर साइन 2θ, ये इक्वेशंस पीछे लिखी हुई हैं, यू कैन चेक दिस वन, अपॉन g, और V स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल टू r अपॉन 2 साइन थीटा कॉस θ0। तो हेंस देयरफॉर हम V स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू, V स्क्वायर अपॉन g ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, देन वी विल गेट HM इज इक्वल टू r साइन स्क्वायर θ0 अपॉन 2 साइन θ0 कॉस θ0 मल्टीप्लाई बाई 2, ये मल्टीप्लिकेशन है, एक ये 2 है और एक ये 2 है, विल बी इक्वल टू r अपॉन 4 tan θ0, और θ0 इज इक्वल टू इनवर्स tan 4 HM 4 HM अपॉन r, ये आपका प्रूव हो गया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस टाइम।